Goal, nation's leading institute. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अभय कुमार गोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं AITS मेन टेस्ट 6th का फॉर नीट, जो कि 6 अक्टूबर 2024 को हुआ है। उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूं। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन द बॉडी। देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि एक बॉडी को आपने चार्ज किया है इंडक्शन के मेथड से। हम लोग जानते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, बाय कंडक्शन होता है, बाय फ्रिक्शन होता है। 3 तरह के मेथड हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 2 और मेथड हैं। हम लोग चाहें तो कह सकते हैं चार्जिंग बाय बैटरी या चार्जिंग बाय जनरेटर, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय बैटरी एंड चार्जिंग बाय जनरेटर कह सकते हैं। लेकिन थियोरेटिकली अगर देखा जाए बेसिकली तो 3 तरह के हैं। उसी में एक से पूछा जा रहा है क्या कि चार्जिंग बाय इंडक्शन का फिनोमेनन है, तो देन द बॉडी पूछा जा रहा है कि कौन सही है। लूजेज होल ऑफ द चार्ज ऑन इट, नहीं गलत। लूजेज पार्ट ऑफ द चार्ज ऑन इट, गलत। नहीं, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता है। तीसरा में है बिकम्स न्यूट्रल, डज नॉट लूज एनी चार्ज। बिकम्स न्यूट्रल जो बोला जा रहा है, तो बिकम्स न्यूट्रल का वह बॉडी न्यूट्रल है ही, तो बिकम्स न्यूट्रल कहना ये सही नहीं रहेगा। हाँ, डज नॉट लूज एनी चार्ज ये सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, ऑन डिस्टर्बिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट रिटर्न्स बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन। यह तो सही है। बोला जा रहा है क्या कि ऑन डिस्टर्बिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट रिटर्न्स बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन। तो वाजिब है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का तो यह डेफिनेशन ही होता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि आप अगर उसमें डिस्टर्ब करेंगे तो वह फिर से अपने में लौट के आ जाता है, इसलिए आप उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2, ए रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन द डायपोल ऑन बीइंग डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब कि यह 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है क्या कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं पढ़ता हूं। द चार्ज Q on a body is always given by Q is equal to NE where N is an integer, पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ, करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा, बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी निगेटिव। यस, यह कन्वेंशन ही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का वैज्ञानिक था, उसके द्वारा यह कन्वेंशन लाया गया था और कहा गया था क्या, आप पढ़े होंगे कि ग्लास रॉड, अंबर रॉड, उन सबको घिसा गया था कैट्स फर पे, तो सिल्क क्लॉथ पे, तो उसके हिसाब से तो उसी के द्वारा कन्वेंशन लाया गया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उस चार्ज को माना जाए निगेटिव। और उस दिन से लेकर आज तक हम लोग निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो यह भी सही है। तीसरा, the fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. Yes, हाँ, Q बराबर NE जो हम लोग कहते हैं तो quantization of charge है, सही है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। At the surface of a conductor, the electric field is normal to the surface. यह भी सही है, यह भी सही है। यानी ये चारों स्टेटमेंट सही है और तब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों कि ए चार्ज Q/2 इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ एन सिलिंड्रिकल वेसल। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो, यह एक दे दिया है सिलिंड्रिकल वेसल, तो यह है एक सिलिंड्रिकल वेसल। सिलिंड्रिकल वेसल के यहां पर इसके सेंटर पे एक चार्ज दे दिया गया है Q/2। अब चार्ज है तो फील्ड है,
और यह जो सिलिंड्रिकल वेसल है तो एरिया है, तो फील्ड है, एरिया है, तो आराम से हम लोग समझ सकते हैं क्या कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अब फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपसे पूछ भी रहा है कि वेसल के सरफेस के थ्रू क्या होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, तो नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल का बुद्धि लगा देते हैं, तो सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ले आते हैं। ऐसा ही एक वेसल हम लोग ऊपर से ला के इस पे प्लेस कर देते हैं, तो प्लेस जैसे ही करेंगे तो यह बन जाएगा क्या, एक क्लोज सरफेस। अब जैसे क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स के लिए हम लोग लागू करवा सकते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के हिसाब से इस पूरे क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स का वैल्यू हो जाना है 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड। तो ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड का जो वैल्यू है वह है Q/2। तो ये हो गया टोटल क्लोज सरफेस से। लेकिन मुझे चाहिए हाफ वेसल, क्योंकि यह जो पूरा सिलेंडर है तो पूरा सिलेंडर का हाफ ही क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लियर है क्या, जो रिक्वायर्ड फ्लक्स होगा वह उस पूरे फ्लक्स का हाफ होगा। तो पूरे फ्लक्स का हाफ होगा तो यह हो जाएगा Q/4ε0, और यह मिल रहा हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, 2 पैरेलल infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? देखो बच्चों इसमें है क्या कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज दिया है, दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज दिया है, इस पे प्लस में चार्ज दिया गया, इस पे माइनस में चार्ज दिया गया है, बीच का सेपरेशन 2r दिया है, और बोला जा रहा है कि बीच वाले पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मैं सीन अगर बनाऊं, विजुलाइज करवाऊं, तो ये है एक लाइन चार्ज, ये है दूसरा लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस पे चार्ज है प्लस प्लस, इस पे चार्ज है माइनस माइनस। अब बोला जा रहा है कि इसके बीच का सेपरेशन है 2r, और इसका मिड पॉइंट पे पूछा जा रहा है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे, इस निगेटिव के कारण होगा टुवार्ड्स, तो ये है E2। हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वैल्यू वह मिलता था 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय d, जहां d होता है उस चार्ज रॉड से सेपरेशन। तो इस फॉर्मूला को देखते हुए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो E1 हो जाएगा बच्चों 1/4πε0, ये हो जाना है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय, चूंकि यह 2r है तो बीच का सेपरेशन जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये होगा r, तो d की जगह हम लोग पुट करेंगे r। फिर इसी तरीके से E2 निकलेगा, तो E2 पे भी डेंसिटी सेम ही है, इस पे डेंसिटी लैम्डा था, इस पे भी डेंसिटी लैम्डा ही है। प्लस लैम्डा का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है, माइनस लैम्डा का मतलब है नेगेटिव चार्ज है। तो E2 का मैग्नीट्यूड भी वही रहने वाला है 1/4πε0, ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r। अब दोनों ही का डायरेक्शन सेम है, तो बच्चों नेट फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली E1 प्लस E2, और जब तुम इसे जोड़ते हो तो यह मिल जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा क्या 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये 4 कट गया तो मिल जाना है लैम्डा डिवाइडेड बाय πε0 r, ये होगा। और ये होगा तो बच्चों यह मिल रहा हम लोग को ऑप्शन 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, इफ EA be the magnitude of electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance, then अच्छा इसमें बोला जा रहा है क्या कि एक डायपोल है, छोटा डायपोल है, तो मतलब कि यह एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यह एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस दोनों को आप मिला देते हैं तो यह कहला गया डायपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। अब हम लोग जानते हैं कि इसके इस लाइन को कहते हैं एक्सिस वाला लाइन, ठीक है, तो ये कहला गया एक्सल पोजीशन, ये कहला गया इक्वेटोरियल पोजीशन। हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्सिस वाले पोजीशन पे इससे r डिस्टेंस पे जो फील्ड इंटेंसिटी होता था उसका डायरेक्शन होता था निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय r क्यू। ओके,
लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे जो ई वैल्यू होता था वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है P डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसे सिंबल देता हूँ ई एक्सियल, ऐसे मैं सिंबल देता हूँ ई इक्वेटोरियल, तो हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं क्या कि ई एक्सिस पे जो है वह दोगुना है ई इक्वेटोरियल के, तो हम लोग कह पाएंगे कि ई ए बराबर है ट्वाइस ऑफ ई ई, और यह हम लोग को दिख रहा है, और यह हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन 1 में, ये दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन 1 में। तो बच्चों क्वेश्चन 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of two opposite charges of 3 × 10⁻⁶ coulomb each separated by a distance 2 centimeter is placed in the electric field of 5 × 10⁶ Newton per coulomb. The torque acting on the dipole is. तो देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो इस पे लगता है वो होता है P क्रॉस E, और इसके मैग्नीट्यूड की जो बात करेंगे तो यह हो जाएगा PE साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में P, तो P के बारे में हम लोग जानते हैं कि चार्ज गुना होता है सेपरेशन, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 3 × 10⁻⁻⁶, सेपरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻2। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हम लोग रखे हैं उसको, तो उसका वैल्यू दे दिया गया है 5 × 10⁻⁶, और यहाँ जो साइन थीटा है, तो देखो बच्चों यहाँ पर तुमको जानना चाहिए कि जैसे इस क्वेश्चन में ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल नहीं दिया है कि किस एंगल पर रखा गया है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, उसके बीच का एंगल क्या है, नहीं कोट किया है इस क्वेश्चन में। तो यह एक अंडरस्टूड केस होता है कि आपसे यह पूछ रहा है तब का कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज, कि इसमें उस समय का पूछा जा रहा होता है क्या कि जब थीटा रह रहा हो 90 डिग्री, जब थीटा रह रहा हो 90 डिग्री, मतलब क्या कि थीटा का वैल्यू रखा जाए क्या 90 डिग्री। ये एक अंडरस्टूड केस होता है, मतलब कि आप ये समझिए कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्स रहेगा। हाँ, बेहतर ये रहता कि इस क्वेश्चन में पूछा जाता क्या कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, लेकिन अगर नहीं पूछा गया है तो क्वेश्चन गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि ये अंडरस्टूड केस होता है कि अगर ओरिएंटेशन नहीं दिया गया है तो 90 डिग्री पर ही जवाब दिया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। थीटा बराबर 0 डिग्री जो है वह रिप्रेजेंट करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम को, और थीटा बराबर 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो यहाँ पर साइन 90 और साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो पुट होगा 1, तो ये पुट होगा 1। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना रहता है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करोगे बच्चों तो यह मिलेगा तुमको 0.3 न्यूटन मीटर के बराबर, और इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यह है ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों 3 चार्जेज प्लस q/2 स्मॉल q plus q/2 are placed respectively at distant origin at origin d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q/2 placed at the origin is 0, then value of q is. हाँ देखो बच्चों सीन क्या है, इसका जो सीन अगर मैं विजुलाइज करूं तो इसका सीन है क्या कि यह है x एक्सिस, यह है इसका ओरिजिन x बराबर 0। अब कह दिया गया कि x बराबर 0 पे एक चार्ज रख दिया गया है प्लस q/2, फिर बोला गया क्या कि d/2 पे रख दिया गया है और फिर d पे रख दिया गया है, d/2 पे रख दिया गया है स्मॉल q, ये d/2 ये हो जा रहा है d/2, और d डिस्टेंस पे फिर से रख दिया जा रहा है प्लस q/2, फिर रख दिया जा रहा है प्लस q/2। अब बोला जा रहा है क्या कि ओरिजिन पे रखा हुआ जो प्लस q/2 है इस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है। मीन्स ये कि इस पे जो इसके कारण लगेगा फोर्स, इसके कारण जो लगेगा फोर्स, उसका रिजल्टेंट होना चाहिए 0। अब यह तो क्वेश्चन में कोट कर दिया गया कि प्लस है तो यह तो इसको करेगा रिपेल, अगर मैं इसे कह देता हूं F1 फोर्स से, तो तय है कि यह जो स्मॉल q है यह इस पे निश्चित रूप से फोर्स लगावे अट्रैक्शन का।
अट्रैक्शन का लगाएगा तभी ही यह F1 F2 के द्वारा हो पाएगा काउंटर बैलेंस। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि यह अपने आप में होना चाहिए निगेटिव, यह अपने आप में होना चाहिए निगेटिव। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि यह निगेटिव है तो यह इस प्लस को अपनी ओर करेगा अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करेगा तो लेट इट बी फोर्स F2। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो आ रहा है 0, तो दिस F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो F1 का जो वैल्यू होगा बच्चों वो होगा K, इस दोनों के बीच का है तो ये हो जाएगा Q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन है D, इसका स्क्वायर। फिर F2 जो है वह इस दोनों के बीच का अट्रैक्शन का फोर्स है, तो इसका जो होगा वह होगा K, ये हो जाना है Q/2 स्मॉल q डिवाइडेड बाय D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा आप सुलझाते हैं और सुलझाने के बाद Q का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको जब आप सुलझाते हैं और Q का वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों यह Q का वैल्यू मिलता है Q/8, इसका वैल्यू तुम्हें मिलेगा Q/8। तो ऐसे अगर चार्ज का ओरिएंटेशन दिया है और कह रहा है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो यह क्लियर है कि यह होगा नेगेटिव। अब वैल्यू बाय जो हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू मिल रहा है Q/8, तो सही आंसर इसका होना चाहिए -Q/8, और यह हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों, Which of the following is not the property of equipotential surface? बोला जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चार ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस का यह प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें टिक लगाना है। तो उसमें टिक लगाना है तो मैं पढ़ता हूं। फर्स्ट में है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। यस, इक्विपोटेंशियल सरफेस रियल सरफेस थोड़ी है, सचमुच में एग्जिस्ट थोड़ी करता है। हम लोग मानते हैं क्या कि वह सरफेस जिस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम रह रहा हो, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वह सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यह तो ट्रू है, यह तो ट्रू है। ठीक है, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ना, ये गलत है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स होते हैं। ऐसे बोला जा रहा है कंसेंट्रिक स्फीयर्स, तो यह तो फॉल्स हो गया, यह रॉन्ग है। 3 में द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज 0। यह भी ट्रू है, यह भी ट्रू है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। यस, यह भी ट्रू है। तो इसमें फॉल्स हो जा रहा है 2, और चूंकि हम लोग को फॉल्स में ही टिक लगाना था तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों 2 points P and Q. 2 points P and Q are maintained at the potentials 18 volt and -12 volt respectively. The work done in moving 1500 electrons from P to Q. देखो बच्चों, बोला जा रहा है कि 1500 इलेक्ट्रॉन वाजिब है, चार्ज पार्टिकल हो गया, ये 1500 गुना E वो हो जाएगा उतना अमाउंट ऑफ चार्ज। तो एक अमाउंट ऑफ चार्ज को, एक चार्ज पार्टिकल को P से Q तक ले जाने में कितना करना पड़ेगा वर्क डन, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर P से Q की ओर अगर हम लोग ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय Q पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस P पॉइंट पर का पोटेंशियल। ओके, अब चार्ज जो हुआ है 1500 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 1500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q पर का पोटेंशियल दे दिया है -12 वोल्ट, फिर माइनस P पर का पोटेंशियल क्वेश्चन दे दिया है 18 वोल्ट, और इसी को हम लोग को सॉल्व करना है तो जो मिलेगा वो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। और जब बच्चों इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको मिलता है 7.2 इंटू 10⁻⁻15 जूल, जो कि है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है बच्चों 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C
and 4C are connected in parallel and charged to a potential difference V. The battery is then disconnected and the region between the plates of C is filled completely with a material of dielectric constant K. The common potential difference across the combination becomes, देखो बच्चों दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, कैपेसिटेंस C दे दिया है, दूसरा जो है उसका कैपेसिटेंस 4C दे दिया है और इन दोनों को जोड़ दिया गया है पैरेलल में, इन दोनों को जोड़ दिया गया है पैरेलल में। अब फिर पैरेलल में जोड़ के इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से कर दिया गया है चार्ज और इसका वोल्टेज दे दिया गया है V वोल्ट। तो इसका सीधा मतलब हो गया बच्चों कि पहले वाले के पास भी चार्ज आ गया तो इस पे भी चार्ज आ गया और इसका पोटेंशियल हो गया होगा V के बराबर, इस पे भी चार्ज प्लस माइनस आ गया, इसका भी पोटेंशियल हो गया होगा V के बराबर। ठीक है, तो अब जरा हम लोग ये पता कर लें कि इस पे चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया होगा V के बराबर, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया होगा V के बराबर, तो चार्ज कितने आए होंगे? तो टोटल चार्ज अगर मैं कहता हूं तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो पहले पे जो चार्ज आया होगा वो आया होगा CV, दूसरे पे जो चार्ज आया होगा वो आया होगा 4CV, तो टोटल चार्ज है बच्चों 5CV। तो नेट चार्ज हो गया 5CV। अब बोला गया कि इसको बैटरी से कर दो तुम डिस्कनेक्ट, तो अब मैं इसे कर दिया डिस्कनेक्ट। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद का जो सीन है उसमें बोला जा रहा है क्या कि इस पहले वाले कैपेसिटर को कंप्लीटली फिल कर दो। तो यह जैसा था वैसा ही है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इस पे जो चार्ज थे वह Q1 और Q2 है और नेट चार्ज जो हुआ है 5CV। अब बोला गया कि इसको तुम डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दो, इसको तुम डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दो। तो अब यह नया वाला जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप इसको K कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो हो जाएगा क्या K टाइम्स C, और इसका तो कैपेसिटेंस था पहले ही जैसा 4C। अब बोला जा रहा है कि इसका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V कॉमन बराबर हो जाता है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस। तो नेट चार्ज Q और नेट कैपेसिटेंस जो है वह है KC प्लस 4C। अब नेट चार्ज जो था वह उतना ही रहा होगा 5CV, क्योंकि आप अगर डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं तो टोटल चार्ज तो उतना था ही, और यह था क्या KC प्लस 4C। अब यहां से C को कॉमन करके मैं हटा दे रहा हूं तो यह हो जा रहा है 5V डिवाइडेड बाय K प्लस 4, यह हो जा रहा है 5V डिवाइडेड बाय K प्लस 4। तो देखो बच्चों यह हम लोग को दिख रहा है 5V K प्लस 4 ऑप्शन 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों, इन द सर्किट गिवन बिलो द चार्ज इन माइक्रोकूलम ऑन द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड इज। बोला जा रहा है क्या कि इस तरह का सीन है, 9 वोल्ट का बैटरी है, 12 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, इस तरीके से है। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि इस 10 माइक्रोफैराड वाले पर कितना चार्ज है, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों यह जो पॉइंट C और F है यह इस बैटरी के पैरेलल में है और यह ED जो है यह भी इसके पैरेलल में है। तो क्लियर है कि E और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना है 9 वोल्ट के बराबर। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं क्या कि इससे चार्जिंग हुई, इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया माइनस, फिर इस पे आ गया यहाँ प्लस, यहाँ आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया माइनस। मैं मान लेता हूं कि इस पे आ गया है चार्ज Q, 10 माइक्रोफैराड वाले पर चार्ज गया है मान लीजिए Q डैश, तो यह 15 माइक्रोफैराड वाले पर चार्ज गया होगा Q माइनस Q डैश। तो E से D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में अगर कैलकुलेट करूं तो मैं लिख पाऊंगा क्या कि यह हो जाना है Q डिवाइडेड बाय 5 प्लस ऊपर से अगर मैं गया तो ये लिखाएगा क्या Q डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ये होगा 9। इसको मैं कह दिया इक्वेशन 1। फिर अगर नीचे से मैं जाऊं तो फिर नीचे से अगर मैं जाऊं तो लिखाएगा क्या Q डिवाइडेड बाय 5, ये लिखाएगा Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय 15
इज इक्वल टू फिर होगा 9। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में RHS 9 है, इन दोनों को आप चाहें तो इक्वेट करवा सकते हैं, और मैं इक्वेट करवा रहा हूं। तो इक्वेट करवाने के बाद Q/5 कट जाएगा, तो यहां से दिख रहा है Q माइनस यहां से दिख रहा है Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय 15 बराबर हो जाएगा Q डैश डिवाइडेड बाय 10। और जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो हम लोगों को Q डैश का जो वैल्यू हाथ लगेगा वह हाथ लगेगा 2Q डिवाइडेड बाय 5। Q डैश ये हाथ लगेगा। तो बस फिर क्या है, और Q का वैल्यू क्या होगा, तो जैसे ही हम लोग निकाल दिए Q डैश बराबर 2Q डिवाइडेड बाय 5, तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं Q का वैल्यू। तो अब इक्वेशन 1 में अगर हम लोग चलें तो ये हो जाना है क्या, Q/5 प्लस Q डैश बटे 10, तो ये हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू होगा 9। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हम लोग को Q का जो वैल्यू हाथ लगता है, वो लगता है 75 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोकूलम। तो देखो बच्चों, Q का वैल्यू हम लोग को मिल जा रहा है 75 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोकूलम, और इस कारण से Q डैश का जो वैल्यू मिलेगा, तो Q डैश का वैल्यू मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2। है क्लियर? 2/5 Q है तो Q की जगह P है, ये 2 कट गया तो ये हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। अब देखो बच्चों, यह Q डैश ही चार्ज तुमने माना था 10 माइक्रोफराड पे, तो हम लोगों को मिल गया है 10 माइक्रोफराड पे चार्ज मिल रहा है 15 माइक्रोकूलम, और यह है ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन D एंड प्लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A such that the uniform electric field between the plates is E is। देखो बच्चों, बोला जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर C का वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा A इप्सिलॉन नॉट बटे D। A के जगह पर A ही दिया है, बीच का सेपरेशन D ही दिया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि इसके बीच का जो फील्ड इंटेंसिटी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन D एंड प्लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सच दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है E के बराबर। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसको चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर बैठते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस क्वेश्चन में क्या कि एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है। तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पूछा जाता है कि कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसका वैल्यू होता है हाफ CV², पढ़े हो तुम। लेकिन पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड, तो तुम यह भी जानते होगे कि बैटरी जितनी एनर्जी भेजती है उसका 50% स्टोर होता था और 50% डिसिपेट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। तो उसको चार्ज करने के लिए वाजिब है जो बैटरी आप यूज करेंगे उस बैटरी के पास उसके द्वारा जो एनर्जी सप्लाइड होगा वह हाफ CV² नहीं होगा बच्चों, CV² होगा। यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी जो है उसकी जो वैल्यू होगी वह होगी CV², ठीक है। अब C के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे A इप्सिलॉन नॉट बटे D, और V जो होगा वह होगा E मल्टीप्लाइड बाय D का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा A इप्सिलॉन नॉट E², एक D कट गया तो ये हो जाएगा D, तो ये हो जाना है A इप्सिलॉन नॉट E² D, और ये दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है बच्चों, एक सर्किट दिया है, दिख रहा है तुमको कि 4.5 वोल्ट है, यहाँ 8 माइक्रोफैराड है, या 20 ओम है, या 4 ओम है। यह क्लियर दिख रहा है कि यह एक RC सर्किट है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है। मैं पढ़ता हूं क्या है। ए कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी। बोला जा रहा है कि इस कैपेसिटर पर कितने चार्ज आएंगे। तो देखो बच्चों, तुम पढ़े होगे कि RC सर्किट दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है स्टेडी स्टेट RC सर्किट, दूसरा कहलाता है ट्रांजिएंट स्टेट RC सर्किट।
जिस आरसी सर्किट में यह मतलब कि टाइम मोमेंट का जिक्र ना किया गया हो, यानी कि उसमें टाइम मोमेंट का जिक्र न किया गया हो, मतलब कि मान लिया जाता है कि लॉन्ग टाइम के लिए उस स्विच को ऑन कर दिया गया हो, तो कैपेसिटर्स स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाते हैं और तब उस आरसी सर्किट को हम लोग कहते हैं आरसी स्टेडी सर्किट, स्टेडी स्टेट सर्किट। और जिसमें टाइम मोमेंट का जिक्र रहता है, जैसे कि स्विच ऑन करने के बाद बोलेगा 5 माइक्रोसेकंड के बाद बताओ, 2 माइक्रोसेकंड के बाद बताओ, 1 मिली सेकंड के बाद बताओ, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह है ट्रांजिएंट स्टेट वाला। ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट वाला है। अब इस स्टेडी स्टेट वाले सिचुएशन में बोला जा रहा है क्या कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया है बताओ। तो देखो बच्चों, मान लेंगे हम लोग क्या बहुत देर तक स्विच ऑन रहा है, बहुत देर तक स्विच ऑन रहा है, तो अब इससे जो चार्ज निकलेंगे इधर की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो वह अपने तरफ चार्ज नहीं खींचेगा। अब जो चार्ज है वह इधर आएगा, इससे पास करेगा, इससे पास करता हुआ फिर इधर ही आ जाएगा, तो नीचे का सर्किट क्लोज होगा। तो नीचे का सर्किट क्लोज होगा, नीचे चूंकि रेसिस्टर है तो इसमें बहेंगे करंट। तो पहले मैं निकाल लेता हूं आई का वैल्यू। अब यह जो आई का वैल्यू होगा तो यह हो जाएगा 4.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय इस सर्किट का रेसिस्टेंस। इस सर्किट का रेसिस्टेंस जो है वह है 4 और बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.5, तो ये हो जा रहा है 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5, तो कट के हो जा रहा है 1 एम्पियर। तो देखो बच्चों, नीचे वाले सर्किट में करंट बह रहा है 1 एम्पियर। अब यह भी हम लोग जानते हैं क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही पॉइंट है, यानी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हैं। तो इस दो पॉइंट के बीच का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाना है, तो 4 इंटू आई, तो ये हो जाना है 4 इंटू आई, और आई का वैल्यू जो है वह है 1 इतना वोल्ट, और इतना ही के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का। लेकिन इसमें सिर्फ ये चार्ज हुआ है, और अब चूंकि चार्ज हो चुका तो इधर करंट नहीं बह रहा है, तो इस 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होंगे, तो वह सिर्फ रहा होगा 8 माइक्रोफैराड के अक्रॉस। तो मैं कहूंगा क्या कि इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह होगा Q/C, यानी कि यह पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो जा रहा है Q/C, जिसको कि मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो Q/C का वैल्यू दे दिया था 8 इंटू 10⁻⁻6। तो अब इसको सॉल्व करके Q का वैल्यू निकाल दिया जाए। अब Q का जो वैल्यू निकलता है बच्चों, Q का जो वैल्यू निकलता है बच्चों, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वाजिब ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻6, जो कि है 32 माइक्रोकूलम, और यह है ऑप्शन 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है बच्चों कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4 स्टेटमेंट दिया है, इस 4 स्टेटमेंट में हम लोग को करेक्ट ऑप्शन देखना है। मैं पढ़ता हूं। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज ऑफ ए नॉन पोलर मोलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। देखो बच्चों, बोला जा रहा है क्या, नॉन पोलर मोलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मोलिक्यूल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि तब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। ट्रू है, चूंकि नॉन पोलर है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर लगेगा फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, तो वह अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। करेक्ट है। दूसरा, इन नॉन पोलर मोलिक्यूल्स डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट चार्जेज ऑफ द मोलिक्यूल इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ, ये भी सही है, उसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स अगर बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उससे अगर काउंटर बैलेंस हो जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट होना बंद हो जाएगा। सही है, करेक्ट है। तीसरा, द नॉन पोलर मोलिक्यूल डेवलप्स एन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। नॉन पोलर मोलिक्यूल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डालते हैं या इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं उसके कारण एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट रहता है। सही है। चौथा, पोलर मोलिक्यूल्स है परमानेंट डायपोल मोमेंट, यह भी सही है। तो बच्चों, इसमें चारों ऑप्शन सही है और चारों ऑप्शन सही मुझे दिख रहा है 15 के 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है बच्चों, टू कंसेंट्रिक spheres of radii r and 3r have similar charges with equal surface charge density sigma. What is the electric potential at their common center? देखो बच्चों, इसमें क्या कह दिया गया है, 2 स्फीयर ले लिया गया है,
दोनों स्फीयर जो है कंसेंट्रिक है, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस दे दिया गया है 3r है। चार्जेस भी दे दिए गए हैं। चार्ज ऐसे हैं कि इस पे मान लिया जाए Q1 है और बाहर वाले पे Q2 है, लेकिन दोनों पर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। और तब पूछा जा रहा है कि ये जो कॉमन सेंटर है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, पहले मैं निकाल लेता हूं Q1। तो Q1 जो होगा तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। सरफेस एरिया तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले का जो होगा वह होगा 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। बाहर वाला सरफेस पे जो चार्ज होगा वह होगा 4 पाई 3r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, जो कि हो जाना है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा 9 टाइम्स। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। Q1 हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा और Q2 हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 9। अब बोला जा रहा है कि कॉमन सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं क्या कि चार्ज हॉलो स्फीयर है। चार्ज हॉलो स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होता है 0, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होते हैं। उसका वैल्यू उतना ही होता है जितना होता है उसके सरफेस पे, और इनसाइड पॉइंट पर एवरीवेयर कांस्टेंट होता है। तो वाजिब है यहाँ पे जो पोटेंशियल के जो वैल्यू मैं लिखूंगा तो वह V1 अब प्लस V2 होगा। तो वह होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 जो होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 बटे R। और दूसरा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह है Q2 बटे 3R। तो देखो बच्चों, Q1 हम लोगों ने निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के जगह पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय R, फिर प्लस ये हो जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 यहाँ हम लोगों ने निकाला है, Q2 यहाँ हम लोगों ने निकालना है, तो यह है क्या 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिवाइडेड बाय है 3R। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चों, इसी को सॉल्व करना है। तो जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो यह सब सिंप्लीफाई होके सिंपली मिलता है 4 सिग्मा R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है बच्चों, the 8000 small droplets of water each of radius r charge q make a big drop of spherical shape। बोला गया क्या कि वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जिसका रेडियस स्मॉल r है, उन सबको चार्ज कर दिया गया है, सब पे चार्ज स्मॉल q है। अब उसको मिला के एक कोलिज करके बना दिया गया है एक बिग ड्रॉप, और बोला जा रहा है क्या बिग ड्रॉप का पोटेंशियल छोटे ड्रॉपलेट के पोटेंशियल से कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, सीन ये है कि ऐसे छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स हैं, मान लिया जाए n ड्रॉपलेट्स हैं, इसको कोलिज करके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया गया, ठीक है। अब सब पे चार्ज दे दिया गया है Q और सब का रेडियस है R, तो मिला दिया गया। तो इस बड़े ड्रॉपलेट का जो चार्ज कैपिटल Q में बोल रहा हूं, तो ये हो जाना है क्या NQ, ये हो जाना है NQ। अब बोला जा रहा है क्या कि इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना गुना हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि ईच ड्रॉप का जो पोटेंशियल मैं बोल रहा हूं वो रहा है V, और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटे रेडियस। तो यह है K चार्ज बटे रेडियस। बड़े वाले का अगर मैं निकालता हूं तो बड़े वाले का पोटेंशियल मैं कहता हूं V0, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यह है K, इस पर चार्ज है कैपिटल Q, इसका रेडियस मैं मान लेता हूं कैपिटल R। तो मुझे अब निकालने हैं V डैश बटे V। तो V डैश बटे V जो मैं करूंगा तो ये K कटेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q, ये हो जाएगा स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अब कैपिटल Q का वैल्यू है एन क्यू के बराबर, तो ये तो हो जाना है n मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय स्मॉल r। मैं कह दिया चलो यह है इक्वेशन 1। अब इस छोटे ड्रॉपलेट के रेडियस और बड़े ड्रॉप के बीच रेडियस के बीच का चाहिए रिलेशन। तो इस रिलेशन के लिए हम लोग वॉल्यूम को कंजर्व करवाते हैं, क्योंकि एक बात है कि इन सब को ही जोड़ के बना है यह बड़ा ड्रॉप, तो निश्चित रूप से इन सभी के ये जो n ड्रॉपलेट्स हैं इन सभी के वॉल्यूम का जो सम होगा वह इस बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बच्चों
वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय n लेफ्ट साइड का। राइट साइड जो बिग ड्रॉप है इसका हो जाना है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इसमें 4/3 पाई हो गया, कैंसिल आउट। तो देखो बच्चों यह जो r डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का पावर 3 है वह हो जाना है 1/n, जिससे कि हम लोगों को पता चल जा रहा है कि स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R जो हो जाना है वो हो जाना है 1/n पे पावर 1/3। अब इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूं और 1 में मैं पुट कर दिया तो ये हो जाना है v'/v। तो v'/v में यहाँ n है और यह जो है स्मॉल r बटे कैपिटल R अभी तुमने निकाला है 1 इतना, तो ये हो जाएगा n पे पावर 2/3। तो इट मीन्स डैट v' का वैल्यू हो जा रहा है n पे पावर 2/3 टाइम्स v। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में n का वैल्यू दे दिया है बच्चों 8000, तो वाजिब है यह हो जाएगा 8000 का पावर 2/3 टाइम्स v। तो हम लोगों का आंसर जो होगा बच्चों वो होगा 8000 पे पावर 3। ठीक है, अब जब 8000 पे पावर 2/3 करते हैं तो इसका जो वैल्यू तुमको मिलेगा बच्चों वह मिल जाएगा, देखो ना, इसको ऐसे कहा जा सकता है 8000 है तो पहले इसका कर देते हैं 1/3 और फिर इसका कर देते हैं पावर 2। ठीक है, तो इसका जो करेंगे हम लोग तो इसका जो वैल्यू मिलेगा हम लोगों को वह मिल जाएगा 400, यह मिल जाएगा 400 और इसका आंसर है 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है बच्चों कि एक सर्किट दिया है, तुम देख रहे हो कि 2C A और B, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B शोन इन द फिगर। इस सर्किट का पूछा जा रहा है कि बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो गौर से तुम देखोगे तो पता चला है कि यह जो 2C वाला यह जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यह कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है और शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का मतलब हो गया कि इस पे चार्ज नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे तो इसको हम लोग सर्किट का हिस्सा नहीं मानेंगे तो इस सर्किट में सिर्फ रहेगा क्या 2C यह दोनों है एक दूसरे के पैरेलल में। तो बच्चों आराम से हम लोग कह सकते हैं कि C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2C + 2C जो कि हो जाना है 4C और यह है ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है बच्चों द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। मतलब एक बार मैग्नेट है, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है और इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात की जा रही है। तो तुम जानते होगे बच्चों कि मैग्नेटिक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से हम लोग कहते हैं निकला, साउथ पोल पे टर्मिनेट नहीं करता है क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज क्लोज्ड होता है। तो ऑलवेज क्लोज्ड का मतलब हो गया कि नॉर्थ पोल से ऐसे हम लोग कहेंगे निकला, इमर्ज किया और साउथ पोल पर टर्मिनेट नहीं किया बल्कि इसके अंदर में जाके कनेक्ट हुआ। इसी तरीके से नॉर्थ पोल से इमर्ज हुआ, साउथ पोल पर टर्मिनेट नहीं हुआ बल्कि इसके अंदर में जाके कनेक्ट हुआ। तो देखो बच्चों बार मैग्नेट के कारण आउटसाइड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड जो है वह है साउथ टू नॉर्थ। तो बोला जा रहा है क्या कि द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, तो इनसाइड ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, यही सही है। दूसरा बोला जा रहा है डू नॉट एग्जिस्ट, गलत है। आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नहीं ये तो बाहर में होता है। डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, नहीं गलत है। तो इसका सही जवाब है 1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है बच्चों किसमें मैच टेस्ट कर दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2 दे दिया है। कॉलम 1 में कुछ सिचुएशन है, कॉलम 2 में उससे रिलेटेड रिलेशन से हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। बोला जा रहा है क्या कॉलम 1 में एक्सेल फील्ड फॉर ए शॉर्ट डायपोल। अब दाहिने साइड का जो हम लोग देखते हैं कॉलम 2, तो इसमें
कैपिटल M और B दिख रहा है, तो यह इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कि यहां पे जिसको हम लोग शॉर्ट डायपोल कह रहे हैं, एक्चुअली यह रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट बार मैग्नेट को। यह रिप्रेजेंट कर रहा होगा शॉर्ट बार मैग्नेट को, क्योंकि देखो बच्चों ABCD चारों ऑप्शन में शॉर्ट डायपोल का जिक्र हो रहा है, टॉर्क की बात हो रही है, फील्ड एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन कॉलम 2 में कैपिटल M है, B है, कैपिटल M है, B है, M है, तो इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की चर्चा नहीं हो रही है बल्कि मैग्नेटिक डायपोल की चर्चा हो रही है। और मैग्नेटिक डायपोल तुम जानते होगे कि वह और कुछ नहीं बल्कि है शॉर्ट बार मैग्नेट। तो हम लोग मैच करवाते हैं तो ए में बोला जा रहा है एक्सल फील्ड फॉर ए शॉर्ट डायपोल। तो एक्सल फील्ड मतलब एक्सियल पोजिशन पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो μ0/4π2m/r³, तो ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। बी में इक्वेटोरियल फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डायपोल, इक्वेटोरियल फील्ड की बात करते हैं तो वो होता है μ0/4π -m/r³, तो ये हो जा रहा है बी। सी में एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क, यानी एक्सटर्नल फील्ड के कारण टॉर्क कितना लगेगा बार मैग्नेट पे, तो वो हो जाना है m×b, तो ये हो गया सी। और एक्सटर्नल फील्ड एनर्जी, उस बार मैग्नेट के पास कितनी है एनर्जी, तो वह एनर्जी मिल जाता है -m.b, तो ये है डी। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, और यह दिख रहा है हम लोग को ऑप्शन 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन रह रहा है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है बच्चों, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज 10⁻32 एटम्स पर मीटर क्यूब। बोला गया कि एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें 1 मीटर क्यूब में 10⁻32 एटम्स हैं। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट ए टेम्परेचर 400 केल्विन इज 3 × 10⁻⁴। देन इट्स ससेप्टिबिलिटी इज 3 at 320 केल्विन इज। यानी कि हम लोग को कह दिया गया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है, उस पे यह आधारित क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ससेप्टिबिलिटी को अगर हम लोग बोलते हैं खाई, तो यह खाई इज इक्वल टू होता था क्यूरी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, क्यूरी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो साफ दिख रहा है कि यह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अगर हम लोग ऐसे कह दें कि खाई 1 डिवाइडेड बाय खाई 2 इज इक्वल टू हो जाना है T1 डिवाइडेड बाय T2। अब खाई 1 यानी ससेप्टिबिलिटी पहले वाला सिचुएशन में दे दिया गया है 3 × 10⁻⁴, और खाई 2 हम लोग निकालना चाह रहे हैं। T1 तो T1 दे दिया है 400 केल्विन, और T2 वह भी दे दिया गया है 320 केल्विन दे दिया है। अब इसके जरिए हम लोग को निकालना है खाई 2 का वैल्यू, इसके जरिए हम लोग को निकालना है खाई 2 का वैल्यू। तो इसको इधर ले जाएंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3 × 10⁻⁴ × 320, ये डिवाइड हो जाएगा 400 से, यह डिवाइड हो जाएगा 400 से। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो यह मिलता है हम लोगों को 3.75 × 10⁻⁴, और इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 मैं पढ़ता हूं। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है क्या, पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इनकरेक्ट है, फॉल्स है। हम लोग जानते हैं कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तुम पढ़े होगे कि अगर एक बार मैग्नेट है, इसको एक्सियली काटते हैं, 2 टुकड़े में अगर काटते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाता है, जिसका असर पोल स्ट्रेंथ पे पड़ता था, और तुम पढ़े होगे कि पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू आधा हो जाता था। तो क्लियर है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप घटाते हैं तो पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू भी घटेगा, जबकि इसमें बोला है कि डज नॉट डिपेंड, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा
ए बार मैग्नेट डज एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। ना, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है बच्चों, दोनों ही के दोनों रॉन्ग है। बार मैग्नेट खुद पर कोई टॉर्क नहीं लगाता है, बल्कि बार मैग्नेट पर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो वह टॉर्क लगाता है। इसलिए बच्चों इसमें दोनों फॉल्स है और दोनों फॉल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है बच्चों, इफ द डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट is 0.3 ampere meter square and the force acting on each pole in a uniform magnetic field of induction इतना 4 into 10⁻⁵ Weber per meter square is 6 into 10⁻⁵ Newton. The distance between the poles of the magnet। देखो बच्चों, डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेट का डायपोल मोमेंट हम लोग जानते हैं क्या कि ये होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा, क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या कि ईच पोल पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो बता दिया गया। तो ईच पोल पे अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात हम लोग करेंगे तो यह होता है Q मल्टीप्लाइड बाय B। तो देखो बच्चों, F का वैल्यू दे दिया है 6 into 10⁻⁻⁵। पोल स्ट्रेंथ नहीं दिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 4 into 10⁻⁵। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 6 into 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4 into 10⁻⁵। ये कट गया तो ये मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ मिल गया। अब बोला जा रहा है क्या कि यह जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.3। तो हम लोग जानते हैं कि 0.3 दे दिया है क्लियर। QM का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं क्या, 3/2। तो हम लोग को निकालना है L। तो L का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। डेसिमल हटाएंगे तो यह 10 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया गया है कि सेंटीमीटर में बताओ। क्वेश्चन बोल दिया गया है कि सेंटीमीटर में बताओ। तो बच्चों इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर कन्वर्ट होकर तुमको दे देता है 20 सेंटीमीटर, और यह मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में है बच्चों, ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड। A bar magnet is demagnetized by inserting it inside a solenoid of length 30 cm, 600 turns and carrying a current of 2.5 ampere। देखो बोला जा रहा है बच्चों कि एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट को कहा जा रहा है क्या, उस बार मैग्नेट को कहा जा रहा है कि डीमैग्नेटाइज करो। और डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसको कहा गया कि एक सोलेनॉइड जिसकी लंबाई दे दी गई है 30 सेंटीमीटर, 600 टर्न है और उसमें करंट बह रहा है 2.5 एम्पियर, उसमें डाला जाए। ठीक है, किसी बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर एंट्री करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोअर्सिविटी। वहां पर एंट्री करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोअर्सिविटी। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कोअर्सिविटी का वैल्यू जो होगा वो होता है n मल्टीप्लाइड बाय आई। यह होता है n मल्टीप्लाइड बाय आई, और सोलेनॉइड का स्मॉल n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यह हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाइड बाय आई। अब इसमें सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 600, i का वैल्यू दे दिया है 2.5 और लेंथ दे दिया था 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻²। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह हम लोग को मिल जाता है 5000। यह हम लोग को मिल जाता है 5000। तो यह जो 5000 मिल रहा है हम लोग को, यह मिल रहा है कोअर्सिविटी, और वाजिब है यह SI यूनिट सिस्टम है तो यह है एम्पियर पर मीटर। तो
यह जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बार मैग्नेट को एक सोलेनॉइड में डाल के डीमैग्नेटाइज किया जा रहा है, तो यहाँ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोअर्सिविटी, और कोअर्सिविटी का वैल्यू मिल जाता है इस केस में Ni के बराबर, और वह वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 5000 एम्पियर पर मीटर, जो कि सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है बच्चों रीजन असर्शन है। रीजन असर्शन है तो रीजन असर्शन में असर्शन दिया है और रीजन दिया है। मैं पढ़ता हूं, द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप फॉर स्टील इज लार्ज एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। मतलब बोला जा रहा है क्या 25 में कि द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, तो हिस्टेरिसिस लूप बोला गया कि पहले स्टील के लिए, फिर दूसरा सॉफ्ट आयरन के लिए। अब बोला जा रहा कि यह सॉफ्ट आयरन का जो हिस्टेरिसिस कर्व होगा, एरिया होगा, लूप होगा, वह बड़ा होगा, मतलब वह छोटा होगा और स्टील का बड़ा होगा। ये तो सही है, ये ट्रू है, होता है। हिस्टेरिसिस लूप का जो फिगर देखे होंगे तो वाजिब है, स्टील का बड़ा होता है किसके रिस्पेक्ट में, सॉफ्ट आयरन के रिस्पेक्ट में। फिर स्टील डिसिपेट ग्रेटर एनर्जी देन सॉफ्ट आयरन, यह भी सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिस्टेरिसिस लूप का जितना एरिया बाउंड होता है उतना वह हीट डिसिपेशन को शो करता है, वह हीट डिसिपेशन को शो करता है। मतलब क्या कि जिसका हिस्टेरिसिस लूप में बाउंड एरिया छोटा होगा उसके द्वारा हीट डिसिपेशन उतना कम होगा। तो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप स्टील में ज़्यादा है तो उसके द्वारा हीट जो एनर्जी डिसिपेट होगा ज़्यादा होगा। तो साफ दिख रहा है कि दोनों करेक्ट है, और करेक्ट ही नेबल की रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों, ए पैरामैग्नेटिक substance in the form of a cube with sides 1 centimeter has a magnetic dipole moment of 8 into 10 to the power minus 6 joule per Tesla. When a magnetic intensity of 5 into 10 power 3 ampere per meter is applied. बोला गया कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का फॉर्म जो है क्यूब के फॉर्म में है, उसके पास अपना एक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, और उस पे 5 इंटू 10 पावर 3 एम्पेयर पर मीटर का जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है तब इतना डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ। अब पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो होगा आई, वो हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यह हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब वॉल्यूम जो है तो क्यूब का वन साइड है तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 का पावर 3। तो इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 8 एम्पियर पर मीटर। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि ससेप्टिबिलिटी बताओ, तो हम लोग जानते हैं क्या कि ससेप्टिबिलिटी खाई बराबर हो जाता है आई डिवाइडेड बाय एच। आई डिवाइडेड बाय एच, आई हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया और एच इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। एच दिया हुआ है कि यह है 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, यह दिया हुआ है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो यह मिल जाएगा हम लोगों को 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और यह है हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों कि टू मैग्नेट्स आर हेल्ड टुगेदर आर अलाउड टू ऑसिलेट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ लाइक पोल्स टुगेदर। 18 ऑसिलेशंस पर मिनट आर मेड, but for unlike poles together only 12 oscillations per minute are executed। देखो बच्चों इसमें बोला जा रहा है क्या कि दो मैग्नेट ले लिया गया है, दो मैग्नेट ले लिया गया है, मान लिया जाए कि यह है एक मैग्नेट, यह है दूसरा मैग्नेट, दोनों को ऐसे बांध दिया गया। तो एक बार ऐसे बांध दिया गया कि दोनों का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही जगह है, ठीक है, तब इसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करने को छोड़ा गया है। तब बोला जा रहा है क्या कि उसका ऑसिलेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 18 ऑसिलेशंस पर मिनट।
लेकिन दूसरे बार क्या किया गया, इसको उल्टा करके बांध दिया गया, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, इसका नॉर्थ इधर इसका साउथ इधर, अब तब इसको बांध के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया गया। अब जब यह ऑसिलेट करेगा तो बोला जा रहा है कि इसमें इसके मैग्नेटिक मतलब ऑसिलेशन जो मिल रहे हैं 12 ऑसिलेशंस पर मिनट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो इसका मिलता है वह मिलता है 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम बी। तो फ्रीक्वेंसी की जो बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाय आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम मिल रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या कि ν1/ν2 बराबर हो जाना है अंडर रूट पहले केस का कंबाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरे केस का कंबाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले केस का कंबाइंड मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों के लाइक पोल्स एक साथ बांधे गए हैं, और दूसरे वाले में हो जाएगा m1 माइनस m2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी 1 जो दिया गया है 18, फ्रीक्वेंसी 2 जो दिया गया हुआ दे दिया गया है 12। तो यहाँ से हम लोग कह देते हैं कि ये हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब अगर इसको कट किया जाए तो ये होगा 9/6 या 2 3 स्क्वायर किया जाए तो यह हो जाएगा 9/4। ये मिलेगा बच्चों m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब इसी को सॉल्व करके m1/m2 हम लोगों को खोजना है, खोजना है। और जब इसे खोजते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9m1 माइनस 9m2 इज इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2, तब जब इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद बच्चों मिलता है इसका 1, मतलब क्या कि 13 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मिलता है 13 डिवाइडेड बाय 5, और यह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है मैं पढ़ता हूं। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव व्हिच, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव व्हिच। तो देखो बच्चों यह फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब हम लोग पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म की पढ़ाई के वक्त आपको बताया जाता है क्या कि क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर जाने पर, जिसका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाने पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। यानी कि क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव व्हिच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। मतलब क्या कि यह वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर से ऊपर जाने पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में। तो ये फैक्चुअल है, इसलिए इसका सही आंसर जो है 4 है। 28 का करेक्ट ऑप्शन है 4। मतलब कन्वर्सन, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होना, फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट होना, इन सब के कन्वर्सन में क्यूरी टेम्परेचर का महत्व है। तो क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर हो जाता है एबव व्हिच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों द, यहां एक ब्लैंक स्पेस है, इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज्ड द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, ये एरर इन मेजरमेंट की बात हो गई। बोला गया क्या कि इन 4 में से प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर, लिस्ट काउंट, इस सब में से कौन इस बात को बताता है कि हाउ क्लोज्ड द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कि इनसे किससे पता चलता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। तो यह तो बताएगा एक्यूरेसी, क्योंकि दूरी बताता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है वह होता है एरर। ठीक है,
लीस्ट काउंट तो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वह मिनिमम अमाउंट जिसका वह कैलकुलेशन कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। प्रिसीजन, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर उस इंस्ट्रूमेंट का जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वह अपने मीन वैल्यू के ही आसपास रह रहा होता है तो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है वह है प्रिसाइज्ड। तो एक्यूरेसी ही होगा इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर, where x is in मीटर and t in second, the distance covered by the particle in the first 6 सेकेंड। बोला गया कि एक पार्टिकल है x एक्सिस पे चला, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, बोला गया 6 सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस तय किया है। तो देखो बच्चों, जब इसमें सिर्फ x का इक्वेशन दिया है तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि क्या यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता रह गया है, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी के तरफ है कि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, तो चेक करना पड़ेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आसानी से मिल जाती है लेकिन डिस्टेंस में पता करना पड़ता है कि डायरेक्ट मोशन के दौरान कहीं वह पार्टिकल रिवर्स तो नहीं हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करके भी निकालता हूँ। तो ये होगा क्या, dx/dt, जो हो जाना है बच्चों 2t-2। फिर मैं निकालता हूँ एक्सीलरेशन, जो कि हो जाना है क्या, dv/dt, जो कि यह था 2t-4। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा 2, जो कि होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात सही है कि एक्सीलरेशन मिल गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा मैं ये पता कर लेता हूँ कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या था। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी मिल रहा है -4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों, यहाँ पर गौर से वेलोसिटी का इनिशियल डायरेक्शन है नेगेटिव में और एक्सीलरेशन का जो है वह है पॉजिटिव में। तो इसका मतलब है कि यह एक्सीलरेशन नहीं है बल्कि यह डिसिलेशन है। तो डिसिलेशन है तो जरा यह भी पता करना पड़ेगा कि यह पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन कहाँ पे रुका है, किस टाइम पे रुका है और फिर वह रिवर्स बाउंड हुआ होगा। तो v का वैल्यू 0 पुट करके जरा टाइम में निकालता हूँ। तो 2t-4 बराबर हो जाएगा 0। तो t का वैल्यू मिल रहा है 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 2 सेकेंड के बाद वह पार्टिकल डायरेक्शन रिवर्स कर लिया है और हम लोग को बताना है 6 सेकेंड तक का। तो अब हम लोग t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और फिर t बराबर 2 से लेकर t बराबर 6 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और दोनों डिस्प्लेसमेंट को निकाल के जोड़ देंगे तो वह दे देगा टोटल डिस्टेंस। तो हम लोग t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक का निकालते हैं। अब निकालने में हम लोग यूज कर लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो मैं इसे कहता हूं s1 बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u के जगह पर 4 में पुट करता हूं, 4, t के जगह पर 2 में पुट करता हूं और एक्सीलरेशन के जगह पर -2 में पुट करता हूं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि उल्टे डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है और एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो डिसिलेशन का केस है तो उल्टा डायरेक्शन को ही मैं पॉजिटिव ले लिया, तो मैं u लिख दिया और एक्सीलरेशन के लिए मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा क्या, हाफ, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 × 2। तो ये कट गया, तो ये है 8 -4, तो ये कट के हो जा रहा है 4 मीटर। यानी कि शुरू के 2 सेकेंड में वह जो डिस्प्लेस हुआ है वह है 4 मीटर। अब हम लोग को निकालना है t बराबर 2 से t बराबर 6 तक। लेकिन इस दूसरे सेकेंड पर बॉडी रुका है, रेस्ट में आया है। तो यूज मैं कर रहा हूं ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब u के जगह पुट होगा 0 और रिवर्स जब होगा तो वह डिसलेट नहीं बल्कि एक्सेलेट करेगा। तो अब लिखाएगा हाफ, ये लिखाएगा 2, अब 4 सेकेंड का है तो 4 × 4, ये कट आती हो जाएगा क्या, 16 मीटर। तो देखो बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर चला है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में 16 मीटर चला है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 4 + 16, जो कि हो जाएगा 20 मीटर। तो वह पार्टिकल जो चला है वह है 20 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन 1। तो 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है बच्चों, द स्प्रिंग बैलेंस इज attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 60 Newton when the lift is stationary. लिफ्ट जब रुका हुआ है
तब स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग जो है वह 60 न्यूटन है, तो इसका मतलब कि उस बैग का यानी कि उस बैग का ट्रू वेट जो है वह है 60 न्यूटन। तो यहां से मैं m निकाल दिया और ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा क्या 6 kg। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे की ओर आने लग जाता है, तो उसका इक्वेशन लिखाएगा mg माइनस टी बराबर ma। तो यहाँ से t जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg माइनस ma। mg का वैल्यू दिया हुआ है 60, m जो है वह है 6 और a का वैल्यू दे दिया है 4, तो ये हो जा रहा है 60 माइनस 24। तो 60 माइनस 24 तो ये हो जा रहा है 36, ये हो जा रहा है 36 न्यूटन। अब जो स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन होता है वही तो कहलाता है उसका रीडिंग। तो बच्चों जब लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है उस स्थिति में उसकी रीडिंग जो है 60 से कम है और वैल्यू मिला है कितना 36 न्यूटन, और वह है ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है बच्चों द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज 2e। यानी कि दे दिया गया है कि एक ऑर्बिट में सैटेलाइट का जो है काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर जो है या v नॉट का स्क्वायर जो वह दे दिया गया है 2e। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं v नॉट। तो यह जो v नॉट होगा यह हो जाएगा 4e डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। यानी कि उस ऑर्बिट में सैटेलाइट जो चल रहा है उसका यह मिल गया स्पीड। ठीक है, व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी, what should be the kinetic energy of the satellite so as to enable it to escape from the gravitational pull of the earth। अब बोला जा रहा है कि उस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहे ताकि वह ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भाग जाए। यानी कि अब उसका जो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो होना चाहिए हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, यह होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पुट करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं क्या कि किसी ऑर्बिट में अगर वह घूम रहा होता है तो एस्केप वेलोसिटी जो है वह होता है √2 टाइम्स उस ऑर्बिट की वेलोसिटी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m और ये हो जाएगा √2 v नॉट का स्क्वायर। तो यह मिल जाएगा हाफ m v नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। हाफ m v नॉट का स्क्वायर क्वेश्चन दे दिया है 2e, तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4e। यानी कि उस सैटेलाइट को अब एनर्जी दे देनी चाहिए 4 टाइम्स e, तब वह उस अपने सैटेलाइट से मतलब उस ऑर्बिट से वह भाग जाएगा, और यह मिला है ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों A steam engine takes 0.2 kilogram of steam at 100 degree centigrade per minute and cools it down to 30 degree centigrade। एक स्टीम इंजन है जो कि 0.2 kg स्टीम को लेता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको ठंडा करके पहुंचा देता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम इंजन पर सेकेंड। बोला जा रहा है कि पर सेकेंड वह इंजन कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है वर्ड लिया गया है इंजन, लेकिन यह ऐसा काम कर रहा है जो कि हीट रिजेक्ट कर रहा है। मतलब एक स्टीम लिया, उसको ठंडा किया मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ठंडा कर दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आया और फिर वह हीट रिलीज कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो मास लिया जा रहा है स्टीम का वह है 0.2 किलोग्राम। तो इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 200 ग्राम, ये हो जाएगा 200 ग्राम। तो देखो बच्चों, हीट रिजेक्टेड जो होगा तो वह हो जाएगा पहले mLV और फिर प्लस, क्योंकि स्टीम को यह पहले कन्वर्ट करेगा वाटर में, मतलब स्टीम को पहले वह कन्वर्ट करेगा वाटर में, फेज चेंज होगा और फिर वह कन्वर्ट होगा वाटर में ही 30 डिग्री पे। तो इसमें जो होगा वह होगा ms गुना डेल्टा थीटा। अब m है 200, LV क्वेश्चन में दे दिया गया है 540, फिर प्लस यह हो जाएगा क्या 200
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 1 और फिर डेल्टा थीटा जो वह है 100 माइनस 30। तो अब अगर इसको तुम सॉल्व करते हो तो यह हम लोग को मिल जाता है 233 कैलोरी पर सेकेंड, और यह मिलता है हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में। तो यह हीट स्टीम इंजन इतना हीट रिजेक्ट कर रहा है पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है ए हैमर ऑफ मास 5 kg having a speed of 60 meter per second hit a iron nail of mass 100 gram. If a specific heat of iron is 0.105 calorie per gram per centigrade and 1/4 of the energy is converted into heat, the range in temperature of the nail is। हाँ बच्चों, यह मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट पे है। तो हैमर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो है सो 1/4 कन्वर्ट होगा हीट में। तो मैं निकालता हूं, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं हैमर की काइनेटिक एनर्जी। तो हैमर की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ mv²। ये हो गया हाफ, हैमर का मास दिया हुआ 5 kg, उसका स्पीड दे दिया है 60, तो ये हो गया 60। अब इसको जब तुम सॉल्व करते हो बच्चों तो यह तुमको मिल जाता है 9000 जूल। अब इसका 1/4, तो इसका 1/4 तो 9000 डिवाइडेड बाय 4, 9000 डिवाइडेड बाय 4, और यह जो है यह कन्वर्ट हो रहा है हीट में, और इसके कारण कांटी का नेल का टेम्परेचर रेज हो रहा है। तो वाजिब है यहां पर मास के जगह पर लिखाएगा नेल का मास। तो नेल का मास जो है वह है 100 ग्राम। आयरन का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वह क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो यह 0.105, और चेंज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर। तो इसी को सॉल्व करके बच्चों हम लोग को निकाल लेना है रेज इन टेम्परेचर, और इसका जो रेज इन टेम्परेचर निकालोगे बच्चों तो यह तुमको मिलेगा 51 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। यह मिला ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में है कि इफ x1 इज द साइज ऑफ द मैग्निफाइड इमेज, ओके, x2 इज द साइज ऑफ द डिमिनिश्ड इमेज, ओके, इन द लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। अच्छा, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफाइड इमेज का साइज दे दिया है x1, डिमिनिश्ड इमेज का साइज दे दिया है x2, और अब पूछा जा रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, यह तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कहते हैं x, तो ये हो जाता है अंडर रूट x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 के। x1 हो गया मैग्नीफाइड इमेज का साइज और x2 हो गया डिमिनिश्ड इमेज का साइज। तो यह क्लियर है कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, यह हो जाएगा अंडर रूट x1 मल्टीप्लाइड बाय x2, और यह मिल रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है बच्चों, ए रे इंटर्स ए ग्लास स्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर √2 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। ए रे इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द फार्दर सरफेस ऑफ द स्फेयर। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एट दिस सरफेस इज। देखो बच्चों, इसमें जो सीन है वो ये है कि एक स्फेयर है, ग्लास स्फेयर है। इस ग्लास स्फेयर का यहाँ सेंटर है, मान लीजिए सेंटर को मैं O बोल रहा हूं। अब इस पे एक रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट हुआ तो इसको अगर मैं ऐसे ऐसे मिला देता हूं तो ये होगा इसका रेडियस। 45 डिग्री पर यह इंसिडेंट हुआ है, डेंसर मीडियम है तो ऐसे मुड़ेगा और यहाँ पर जाके फिर इंसिडेंट होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यह हो गया इसका नॉर्मल, तो फिर बाहर जो है वह रेयरर मीडियम है तो दूर भागेगा। अब ये 45 है तो मैं कह रहा हूं कि यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, तो यह भी होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, दोनों सेम होंगे। और चूंकि यहाँ और यहाँ का कॉम्बिनेशन सेम है तो ये अगर एंगल 45 डिग्री दिया था तो यह भी एंगल रहेगा 45 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि यह जो रे आके यहाँ इंसिडेंट हुआ है तो यह रे यहाँ पर
रिफ्रैक्ट हुआ और साथ में रिफ्लेक्ट भी हुआ, साथ में रिफ्लेक्ट भी हुआ है, और निश्चित रूप से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा इस आर के बराबर। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन है क्या कि पूछा जा रहा है कि यह एंगल बताओ, यह एंगल बताओ। अगर मैं इस एंगल का नाम देता हूं, अगर मैं इस एंगल का नाम देता हूं अल्फा, तो पूछा जा रहा है अल्फा का वैल्यू क्या है। इट इज द क्वेश्चन। ओके, मैं शुरू होता हूं। इस सरफेस पे मैं लागू करता हूं स्नेल्स लॉ। तो लागू किया तो म्यू बराबर हो गया बच्चों साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अब साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, तो साइन आई तो यह है 45, तो साइन 45 हो जाएगा क्या, तो ये मैं लिख रहा हूँ साइन 45, ये हो जा रहा है साइन आर। तो देखो बच्चों साइन आर जो होगा वो हो जाएगा 1/√2, अब फिर ये 1 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि म्यू का वैल्यू भी √2 दे दिया है, तो ये हो जा रहा है 1/2। तो आर का वैल्यू हो जा रहा है बच्चों 30 डिग्री, यानी कि यह जो आर हम लोग देख रहे हैं यह और यह, तो इसका वैल्यू हो जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये 30 है तो ये भी 30 है। अब यहां पर हम लोग को निकालना है अल्फा। अब वहां पे जो अल्फा निकालना है बच्चों, तो देखो वहां पे सिंपल सा बात हो गया कि ये 30 है, तो ये आर प्लस अल्फा प्लस 45, तो आर प्लस अल्फा प्लस 45 यह मिल के हो जाना है 180। यह आर जो है वह मिला है 30, ये अल्फा, ये 45, यह है 180। तो देखो तो बच्चों ये अल्फा जो हो जाना है ये हो जाना है 180 माइनस 75, ये हो जाना है 105। तो यह मिल रहा है ऑप्शन 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हम बच्चों, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, okay, a point on the screen corresponding to the 7th minima has path difference। हाँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑन द स्क्रीन पाथ डिफरेंस बराबर जो होता है वो होता है ऑड मल्टीपुल ऑफ λ/2 ब्राइट फ्रिंज के लिए, मिनिमम के लिए। तो इसमें n का वैल्यू 7 दे दिया है, तो ये हो जाना है क्या 14, 7th मिनिमम। तो हाँ 14 माइनस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाना है 13 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है बच्चों, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स 4/5, द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज। नो प्रॉब्लम, हम लोग जानते हैं क्या कि क्रिटिकल एंगल का साइन वैल्यू जो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो बच्चों यह साइन और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे दिया है साइन इनवर्स 4/5, जो कि हो जाना है 1/μ, यानी कि यहाँ से मिल जा रहा है 4/5 बराबर 1/μ। तो बच्चों म्यू का वैल्यू मिल जा रहा है 5/4। ओके, और हम लोग यह जानते हैं क्या कि पोलराइजिंग एंगल का टैन वैल्यू tan IP बराबर होता है म्यू। हाँ, इसी को ब्रिस्टर्स लॉ कहा जाता था, इसी को ब्रिस्टर्स लॉ कहते हैं, जो कि पोलराइजिंग एंगल का टैन वैल्यू जो होता है वो होता है म्यू। तो देखो बच्चों यह हो गया क्या 5/4, तो पोलराइजिंग एंगल जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 5/4, और tan इनवर्स 5/4 मिल रहा है ऑप्शन 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E बराबर AI कैप प्लस BJ कैप। Here A and B are positive constants. Find the net flux passing through a square area of length L parallel to XZ plane। हाँ, नो प्रॉब्लम, एक प्लेन एरिया है XZ प्लेन में रख दिया गया है पैरेलल में, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, पूछा जा रहा है कि फ्लक्स क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर। फील्ड इंटेंसिटी है AI कैप प्लस BJ कैप और डॉट एरिया वेक्टर है, तो स्क्वायर एरिया है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा L², और YZ प्लेन के पैरेलल रख दिया गया है। इसका मतलब है कि
इसका मतलब है कि इसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा वाई जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो बी इंटू एल स्क्वायर, तो बी इंटू एल स्क्वायर, तो वह फ्लक्स का वैल्यू हो जाना है बी एल स्क्वायर, और वह दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है बच्चों, 2 point charges minus q and plus q by 4 are situated at the origin and the point a, 0, 0 respectively. The point along the x-axis where the electric field vanishes is। देखो बच्चों, इसमें बोल दिया गया है क्या कि इस तरीके से x एक्सिस है, ओरिजिन पर रख दिया गया है एक पॉइंट चार्ज, यानी x बराबर 0 पर रख दिया गया है माइनस क्यू, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है a, 0, 0, और इस पे रख दिया गया है प्लस q बाय 4, यानी कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वह है a है। अब बोला जा रहा है x एक्सिस पे कौन सा जगह है, कौन सा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश कर रहा है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि x पोजीशन पे यह जो E है वह रह रहा है 0। अब E अगर 0 रह रहा है तो इसका मतलब कि E1 और E2 का रिजल्टेंट होगा 0, और इस दोनों का रिजल्टेंट अगर 0 होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का वैल्यू होना चाहिए सेम सेम, यानी कि इस पॉइंट P पे इस माइनस क्यू के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस Q/4 के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस दोनों का वैल्यू मैच करना चाहिए। तो यानी कि मैं इसको इक्वेट करवा देता हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा KQ/x², इस P का मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, 0, 0, और यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा KQ/4, और यहाँ से इस दूरी होगी यह होगी x माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं अगर इसको लिखता हूँ तो ये हो जाएगा KQ/x², ये हो जाएगा KQ/4 x माइनस a का होल स्क्वायर। KQ कट गया, तो देखो बच्चों यहाँ से हम लोग को दिख रहा है क्या, x² बराबर है 4x माइनस a का होल स्क्वायर। तो अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं तो ये x बराबर हो जाना है 2x माइनस a। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यह है x, यह है 2x माइनस 2a, तो x का वैल्यू हो जा रहा है 2a के बराबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 41 में है, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force between them is F. If 30% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes। देखो बच्चों, बोला गया कि एक पॉजिटिव चार्ज Q है, दूसरा नेगेटिव चार्ज Q है, और बोला गया कि इसके बीच में कोई सेपरेशन है, रख दिया गया है। तो रख दिया गया है तो मान लेता हूं कि यह है प्लस Q, यह है माइनस Q, अब बीच का सेपरेशन में ले लिया D। तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा KQ² डिवाइडेड बाय D²। इसको मैं कह देता हूं 1। अब बोला गया क्या कि 30% चार्ज ऑफ A, मतलब यह है A और यह है B, तो 30% ऑफ चार्ज ऑन A को ट्रांसफर कर दिया गया है B पे। तो ट्रांसफर कर दिया गया है B पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब A पे जो चार्ज होंगे, जिसको अगर मैं कहता हूं Q1 डैश, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7Q/10, ठीक है। और B पे जो अब चार्ज हो जाएंगे, जिसको मैं कह देता हूं Q डैश, वह भी हो जाएगा -7Q डिवाइडेड बाय 10। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा 70% उस पर दिया गया है, तो 70% इस पर दिया गया है, तो 30% दिया गया, तो इस पे बचा है 70%, और उस पे जो जाएगा पॉजिटिव में तो फिर निगेटिव बचेगा। तो जब निकालोगे तुम तो पता चलेगा कि Q1 डैश का वैल्यू है 7Q/10 और Q2 डैश का वैल्यू है -7Q डिवाइडेड बाय 10। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को मैं कहता हूं F डैश, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा 7Q/10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। अगर मैं बाहर करूं तो ये हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाय D², ये हो जाना है 70 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। तो यह दिख रहा है क्या, यह F डैश बराबर हो जा रहा है 49/100
100 मल्टीप्लाइड बाय एफ, 49/100 मल्टीप्लाइड बाय एफ। और यही पूछ रहा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है बच्चों कि 2 पिथ balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. First figure. Now the strings are rigidly clamped at 1/8 the height. नीचे कर दिया गया क्लैंप को। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स। इस फिगर में यह इक्विलिब्रियम में है, नीचे इसको कर दिया गया, फिर भी यह इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग से पूछा जा रहा कि R2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैं अभी मान लेता हूं कि यह एंगल है थीटा। इस पे जो लगने वाले जो फोर्स होंगे, तो नीचे लग रहा होगा mg, इधर होगा टेंशन, इधर होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, इधर होगा टेंशन कॉस थीटा, इधर होगा टेंशन साइन थीटा। टी कॉस थीटा mg को कर रहा होगा काउंटर बैलेंस, तो टी कॉस थीटा mg को कर रहा होगा काउंटर बैलेंस, और टी साइन थीटा इलेक्ट्रिकल फोर्स को कर रहा होगा काउंटर बैलेंस। तो ये हो जाएगा KQ²/R²। दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम है, ये होगा। अब इन दोनों को डिवाइड आप कर दोगे तो यह tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा KQ²/R² mg। ओके, तो इस केस में ये मिला tan थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सीन जो है फिर वैसा ही है। नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ होगा टेंशन टी डैश, यह एंगल में बोल रहा हूँ थीटा डैश, फिर ये कॉस थीटा होगा, फिर ये साइन थीटा होगा, और फिर यह होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो फिर आप लिखेंगे क्या, टी डैश कॉस थीटा डैश बराबर हो जाना है mg, और फिर टी डैश साइन थीटा डैश बराबर हो जाना है KQ²/R²। टी कॉस थीटा हो जाना है mg के बराबर, और टी साइन थीटा हो जाना है KQ²/R²। अब फिर जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो tan थीटा डैश जो मिलेगा वह मिलेगा KQ²/R²/mg। इसको मैं कह दिया 1, इसको मैं कह दिया 2। ठीक है, अब हम लोग R डैश निकालना चाहते हैं, तो दोनों को मैं रेशियो कर देता हूं। तो अब मैं कहता हूं कि मैं कर रहा हूं tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा डैश। अब इसमें इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो KQ² कट गया, mg कट गया, तो यह ऊपर जाएगा और यह मिलेगा हम लोग को R² डिवाइडेड बाय R²। इसको मैं कह दिया 3। ठीक है, अब अगर tan थीटा और tan थीटा डैश हम लोग को मिल जाए तो बड़े आराम से R डैश का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। आइए फर्स्ट फिगर में tan थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाना है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हो जाना है R/2y। फिर दूसरे फिगर में आइए, यहाँ पर अगर tan थीटा डैश में निकाल दूँ तो फिर यहाँ पर है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर है R/2, अब बेस जो है वह है y/8, तो ये हो जाएगा 4R डिवाइडेड बाय y। अब इसको मैं इसमें पुट करके R डैश में निकालता हूं, तो देयरफॉर tan थीटा है R/2y और tan थीटा डैश है 4R/y, तो ये हो जाना है y डिवाइडेड बाय 4R। और दाहिने साइड था यह R डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R²। यह 4 कटा। ठीक है, तो यह मिल रहा है R डिवाइडेड बाय 8 R डैश, इधर मिल रहा है R डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यह अगर उधर गया तो यह हो जाएगा 8R डैश का क्यूब, यह इधर गया तो यह हो जाएगा R³। तो R डैश जो है वो हो जा रहा है R³ डिवाइडेड बाय 8 पर पावर 1/3, और जो कि मिल जाएगा R डिवाइडेड बाय 2। तो यह जो R डैश है वो मिल जाएगा R/2, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, मतलब इससे tan थीटा निकाल लिया मैं, इस फिगर से tan थीटा में निकाल दिया, दोनों को रेशियो कर दिया।
फिर ज्योमेट्री के सहारे मैं tan थीटा निकाला, फिर ज्योमेट्री के सहारे tan थीटा डैश निकाला, और फिर इस इक्वेशन 3 में मैं पुट कर दिया, और पुट करके जब सॉल्व किया तो r डैश का वैल्यू मुझे मिल रहा है r/2, जो कि है करेक्ट ऑप्शन 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following graph shows the variation of electric field E due to a hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of the sphere? देखो बच्चों, बोला जा रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला जा रहा है। तो वाजिब है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड पॉइंट पर 0 मिलता है, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता है, और आउटसाइड पॉइंट पर मिलता है हाइपरबोलिक फंक्शन, मतलब हाइपरबोलिकली वह रिड्यूस होता है, घटता है। तो उसको अगर देखा जाएगा तो वह जो है मिल रहा है हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पर 0 है और फिर आउटसाइड पॉइंट पर ऐसे है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में 4 फिगर दिया है। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज is brought near an isolated conducting sphere as shown in the figure। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके बगल में एक चार्ज ले आया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय, बोला जा रहा है कि कौन सा फिगर ज़्यादा सही होगा। तो कौन सा फिगर ज़्यादा सही होगा, तो देखो तो बच्चों, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण यहाँ प्लस और यहाँ माइनस जनरेट होगा, लेकिन इसमें पॉजिटिव लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट कर रहा है, गलत है। इसमें लाइन ऑफ फोर्स ऐसे और सीधा ही रह गया है, गलत है। इसमें पॉजिटिव पर टर्मिनेट कर रहा है, गलत है। पॉजिटिव से निकला है इस पे, फिर हाँ सही है, ये सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन के कारण यहाँ डेवलप हो चुका होगा प्लस प्लस, यहाँ डेवलप हो चुका होगा माइनस माइनस, यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स यहाँ टर्मिनेट करेगा, फिर यहाँ पर इमर्ज करेगा और अंदर में ई का वैल्यू रहेगा 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका तो सीधा पास्ट है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एंड इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो 45 का तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। ये तो फैक्चुअल है कि किसी भी कंडक्टिंग सरफेस जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है उसके जस्ट बगल में फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में है बच्चों कि एक कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफराड इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये फिगर है। व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू द पोजीशन 2 द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। देखो बच्चों, पहले इसको ऐसे किए तो वाजिब जब ऐसे कनेक्ट किए तो इस पे चार्ज आया होगा। अब इस पे जो चार्ज आया होगा तो उस चार्ज के कारण इसमें कितनी एनर्जी जमा हुई होगी पहले मैं निकालता हूं। तो पोजीशन 1 की पढ़ाई लिखाई में चार्ज कितना आया होगा, तो आया होगा 3 × 10⁻⁻6 × v, इतना चार्ज आया होगा। ठीक है, अब जब मैं उसे 2 पे लेके चल जाता हूं तो 2 पे लेके मैं चल जाता हूं तो ऐसे जैसे करेंगे तो यह हो गया 2 कैपेसिटर का कनेक्ट करना तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, और शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें होगा, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वह होगा नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस। तो नेट चार्ज तो पहले ही वाला होगा, तो 3 × 10⁻6, क्योंकि यह तो अनचार्ज ही है, और नेट कैपेसिटेंस जो होगा वह होगा 3 + 27 × 10⁻⁻6। तो -6 ये खत्म हो गया, तो ये हो गया 3/30, तो ये हो जाएगा क्या 1/10 वोल्ट। ये हो जाना है 1/10 वोल्ट, मतलब यहाँ मल्टीप्लाइड बाय v है, तो ये हो जाएगा v/10 वोल्ट। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मिल जा रहा है v/10 वोल्ट। अब बोला जा रहा है कि एनर्जी की बात, तो U इनिशियल जो रहा होगा वो रहा होगा हाफ CV²। तो हाफ CV², तो ये हो जाएगा हाफ C का वैल्यू था 3 × 10⁻⁻6, और V जो है वो V ही है, तो ये हो जा रहा है V²। फाइनल एनर्जी की जो बात अगर की जाए
तो फाइनल एनर्जी की जो बात की जाएगी तो वो हो जाएगा क्या, हाफ दोनों का जो नेट है तो वह है 3 इंटू 3 + 27 इंटू 10⁻⁻6 और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो वो निकाला गया है V/10, तो V/10 का ये होगा स्क्वायर। तो इसको अगर आप लिखते हैं तो यह हो जा रहा है 1/2, ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻6 और ये हो जाना है क्या, V² / 100। ठीक है, अब ये U इनिशियल है, ये U फाइनल है, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो हुआ तो डेल्टा U, तो ये होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल माइनस U फाइनल में आप देख रहे हैं क्या कि अगर मैं इस एक ज़ीरो को कट कर दूं तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, तो यह 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻6 इंटू V² को मैं कर लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -1/10, तो ये हो जाएगा हाफ 3 इंटू 10⁻6 V², ये हो जाना है 9/10। इतना का एनर्जी का लॉस हुआ है। तो देखो बच्चों, इनिशियली इतना था और लॉस हो गया है उसका 9/10, तो ऐसे भी कह सकते हैं और निकाला भी जा सकता है कि 90% का लॉस हो रहा है, 90% का लॉस हो रहा है, 9/10 है, तो यह 90% का लॉस हो रहा है, तो 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 47 में है चार्जेस +q and -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A and B रिस्पेक्टिवली व्हिच आर एट ए डिस्टेंस 4l अपार्ट। यहाँ पे है +q, यहाँ पर है -q, 4l है तो ये हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा 2l, और फिर एक +q चार्ज को CRD के थ्रू ले जाना है और बोला जा रहा है कि वर्क डन कितना होगा, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज +q अलॉन्ग द सेमी सर्कल इतना। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ VC, C पॉइंट पर का पोटेंशियल। अब यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 2l, उसके कारण माइनस में होगा तो ये होगा -KQ डिवाइडेड बाय 12, कट के होगा 0। D पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे, तो D पॉइंट पे पोटेंशियल होंगे इसके कारण होंगे, तो इसके कारण जो होंगे तो वह मिलेगा KQ डिवाइडेड बाय, यहाँ से यहाँ तक है 4l, यहाँ होगा 2l, तो ये हो जाएगा 6l, तो ये हो जाएगा 6l, फिर माइनस इसके कारण, तो इसके कारण जो होगा वो होगा KQ डिवाइडेड बाय 2l, जिसको कि अगर हम लोग साफ करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -KQ डिवाइडेड बाय 3l, ये होगा। अब जो बोला जा रहा है वर्क डन CRD के अलॉन्ग ले जाने पर, तो ये हो जाएगा चार्ज गुना फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VC, तो ये हो जाएगा Q। VD का वैल्यू जो है वह है -KQ डिवाइडेड बाय 3l, अब VC का वैल्यू जो था वह था 0, तो यह मिल जा रहा है -QQ डिवाइडेड बाय 3l, जिसको कि अगर हम लोग लिखते हैं तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जा रहा है QQ डिवाइडेड बाय 3l, और जिसको और आगे मैं बढ़ाता हूं तो 1/12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जा रहा है QQ डिवाइडेड बाय l। तो यह मिल जा रहा है हम लोगों को -QQ डिवाइडेड बाय 12 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ऑप्शन नंबर 2 में। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि टू थिन डाइलेक्ट्रिक slabs of dielectric constant K1 and K2, K1 is greater than K2, are inserted between two plates of a parallel plate capacitor as shown in figure। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है। The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown by। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं कि मीडियम के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो जिसका के ग्रेटर होगा वहां पर फील्ड कम होगा। तो देखिए इधर से इधर क्यों चलना है, तो इस जगह पर वैक्यूम, यहाँ पे घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वैक्यूम है, फिर घटेगा, फिर वैक्यूम है। लेकिन एक बात तय है कि K1 ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ ज़्यादा घटेगा बनिस्पत K2 के। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 2 तो यूं ही गलत है और 3 भी यूं ही गलत है,
क्योंकि यहाँ एक जगह घटने दूसरी जगह बढ़ने की बात बोला है, इसमें दोनों जगह बढ़ने की बात बोल रहा है। वन में जो बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है कि इसमें शुरू में कम घटा है और बाद में ज़्यादा घटा है। नहीं, गलत, क्योंकि K1 ग्रेटर देन K2 है तो शुरू में ज़्यादा घटेगा बाद में कम घटेगा। सही ऑप्शन है 4। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में है ए पैराप्लेट कैपेसिटर चार्ज एंड देन आइसोलेटेड। एक पैराप्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया और फिर उसको आइसोलेट कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली। अब एक कैपेसिटर को चार्ज करके उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और तब उसके बीच के सेपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा और कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन 1। 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है बच्चों, एन आयरन रॉड ऑफ 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 2000 एम्पियर पर मीटर। The susceptibility of iron is 599. The magnetic flux produced is। तो देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि एक आयरन रॉड है, इसकी ससेप्टिबिलिटी दे दी गई है और इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे म्यू आर का वैल्यू, और हम लोग जानते हैं क्या कि रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू होता है ससेप्टिबिलिटी +1। तो क्वेश्चन में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू दे दिया गया है 599 +1, तो ये हो जाना है बच्चों 600। ये मिल गया म्यू आर। अब आयरन का परमेबिलिटी हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और म्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 600। तो यह जो मिला ये कहला गया परमेबिलिटी ऑफ द आयरन। अब हम लोग जानते हैं क्या कि परमेबिलिटी अगर मिल गई है तो परमेबिलिटी के जरिए हम लोग बता सकते हैं बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू होता है परमेबिलिटी टाइम्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच। म्यू का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 400 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 600, और एच का वैल्यू क्वेश्चन दे दिया है बच्चों 2000, तो यह दे दिया है 2000। तो यह हम लोग को मिल गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आयरन रॉड। और इसका वैल्यू बच्चों जब तुम कैलकुलेट करते तो मिलता है 1.5072। यह मिलता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आयरन रॉड इंटू 10⁻, मतलब इतना टेस्ला। लेकिन पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वह होगा B मल्टीप्लाइड बाय A। तो B के वैल्यू हो गए 1.5072 और A जो है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻4। और जब इसको तुम सॉल्व करते हो बच्चों तो यह तुमको मिलता है ऑप्शन नंबर 4 के बराबर, जो कि मिल रहा है 4.52 इंटू 10⁻⁻5 वेबर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 4.52 इंटू 10⁻⁵ वेबर। तो बच्चों आज यहीं तक, थैंक यू।